हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जो मृदा है और उसकी समस्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, कल की क्लास में भी राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण है वो अपन ने अध्ययन किया था। राजस्थान की मिट्टियों का उनकी विशेषताओं के आधार पर जो भौगोलिक स्थिति है, उनकी विशेषता है, उपजाऊपन है, कृषि के लिए उपयुक्तता है, उसके आधार पर जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था वो 7 प्रकार से विभक्त किया गया था, जिसमें जलोढ़ मृदा है, लाल पीली मृदा है, लाल लोमी मृदा है, लाल काली मृदा है, मध्यम प्रकार की काली मृदा है, भूरी रेतीली मृदा है और रेतीली मृदा है। रेतीली मृदा वापस 3-4 टाइप में कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसके बारे में अपन ने कल की क्लास में अध्ययन किया। इसके अलावा जो विश्वव्यापी CSCS के अनुसार वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उसमें राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें एरिडोसॉल्स है, अल्फीसॉल्स है। मित्रों, एरिडोसॉल्स हर शुष्क क्षेत्रों में राजस्थान में पाई जाती है और ख़ास करके ये शुष्क जलवायु की मृदा है। अल्फीसॉल्स है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। एंटीसॉल्स जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्यतः प्रधानता मिट्टी है, और इनसेप्टिसॉल्स है वो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, और वर्टिसॉल्स हाड़ौती के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये विश्वव्यापी CSCS के अनुसार वर्गीकरण में राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इनके अलावा मित्रों, राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण राज्य के कृषि विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राज्य के कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान में मृदाओं का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, उसमें टोटल 14 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हैं साई रोजेक्स मिट्टी, ये श्री गंगानगर में पाई जाती है। और रेवेनिना मिट्टी है, रेवेनिना, ये भी श्री गंगानगर में पाई जाती है। मित्रों, ये राज्य कृषि विभाग के अनुसार मृदा का वर्गीकरण है। उसके अनुसार ये जो 14 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, उनमें साई रोजेक्स मिट्टी है वो श्री गंगानगर में, और रेवेनिना मिट्टी है वो भी श्री गंगानगर में पाई जाती है। मरुस्थलीय जो मृदा मिट्टी है, मरुस्थलीय मृदा मिट्टी, ये मिट्टी श्री गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और सीकर जिलों में पाई जाती है। जबकि जैप्सीफेरस मृदा है, जैप्सीफेरस ये मिट्टी भी बीकानेर में पाई जाती है। जैप्सीफेरस मिट्टी है वो बीकानेर में पाई जाती है। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी, ये जालोर, पाली, सिरोही, नागौर और अजमेर ज़िलों में पाई जाती है। इनके अलावा नेक्स्ट जो नॉन कैंशिल ब्राउन मृदा है, नॉन कैंशिल ब्राउन मृदा, ये मिट्टी भी जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर और अलवर ज़िलों में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन जलोढ़ मृदा अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर ज़िलों में पाई जाती है। इसके अलावा पीली भूरी मृदा है, पीली भूरी मृदा, ये जो पीली भूरी मृदा है ये जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर यानी कि ज़िलों में पाई जाती है पीली भूरी मृदा। फिर नवीन जो भूरी मृदा है, नवीन भूरी मृदा भीलवाड़ा और अजमेर ज़िलों में पाई जाती है नवीन भूरी मृदा। पर्वतीय जो मृदा है, पर्वतीय मृदा ये जयपुर और कोटा ज़िलों में पाई जाती है। जयपुर और कोटा ज़िलों के अंदर लाल लोमी मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। कैंशिल ब्राउन जो मरुस्थलीय मृदा है, कैंशिल ब्राउन मरुस्थलीय मृदा है, ये जैसलमेर, बीकानेर ज़िलों में पाई जाती है। और मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा है, मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा,
ये जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में पाई जाती है। इनके अलावा जो एक और प्रकार जो रह गया है उसमें है काली गहरी मध्यम मृदा है। काली गहरी मध्यम मृदा, तो काली गहरी मध्यम मृदा है ये कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में पाई जाती है। यानी काली गहरी मध्यम मृदा कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। तो ये मित्रों राजस्थान राज्य कृषि विभाग के अनुसार मृदा का वर्गीकरण था। इसको कल भी अपन ने यानी सरफेस तौर पर अध्ययन किया था। आज इसको वापस अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इसी राज्य के कृषि विभाग द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उसी में से पूछे जाते हैं। तो आपको एक बार ये सारी मिट्टियाँ कौन से ज़िले में पाई जाती है इसका भी एक बार दिमाग में फीडबैक रखना है। अब राजस्थान का जो वर्गीकरण है वो 3 ओर से प्रस्तुत किया गया था। तीनों राज्य के कृषि विभाग द्वारा या विश्वव्यापी CSCS के अनुसार, और एक जो राजस्थान की मिट्टियाँ हैं उसके उपजाऊपन, कृषि की उपयोगिता और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण था जो सामान्य वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अब राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं इनकी समस्याएं क्या है, और इनकी जो समस्या है मृदा का अपर्दन करना, ज़्यादातर वायु अपर्दन की यहाँ समस्या है, और भी खूब सारी समस्याएं हैं जो राजस्थान की मिट्टियों की समस्याएं रहती है। राजस्थान में मृदा संबंधी अनेक स्थानीय और सामान्य समस्याएं हैं। राज्य में जलवायु और धरातलीय विविधता अत्यधिक होने के कारण तथा मरुस्थलीय विस्तार आदि के कारण मृदा संबंधी समस्याओं का जन्म हुआ है। राज्य में कृषि क्षेत्र सीमित है तथा भूमि की उत्पादकता में भी अत्यधिक विविधता है। एक और राज्य में प्राकृतिक कारणों से मृदा उत्पन्न हुई है तो कतिपय क्षेत्रों में मानवीय कारणों से भी इसके कारण है वो प्रभावी रहे हैं। प्राकृतिक कारणों से तो मृदा की समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन ज़्यादातर मानवीय जो कारण है उसके कारण मृदा की समस्या ज़्यादा प्रभावी रही है। जैसे अधिक सिंचाई होना, अकुशल भू प्रबंधन, अनियंत्रित पशुचारण। राज्य की मृदा की जो समस्याओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या है वो 2 है। एक तो है मृदा का अपर्दन की समस्या और दूसरी है भूमि की क्षारीय और लवणीयता होने की समस्या। तो राजस्थान में मृदा की जो समस्या है उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है मृदा अपर्दन की समस्या, दूसरी है भूमि के क्षारीय और लवणीय होने की समस्या। अब मृदा अपर्दन की यदि समस्या की बात करें तो राजस्थान में मृदा अपर्दन की समस्या बहुत गंभीर है। इससे अनेक क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर भूमि नष्ट हो रही है। ये अपर्दन जल के द्वारा और वायु के द्वारा अधिक होता है, किंतु मानव भी उनका एक कारक माना जाता है। राजस्थान में मृदा अपर्दन के लिए कुछ ऐसे कारण हैं जो निम्नलिखित है। उनमें से पहला जो कारण है वो है पश्चिमी राजस्थान में तीव्र गति से चलने वाली वायु के घर्षण से निरंतर अपर्दन होता है। तो मित्रों राजस्थान की मृदा में जो मृदा अपर्दन की समस्या है उसमें सर्वाधिक वायु अपर्दन के द्वारा मृदा का अपर्दन होता है, और दूसरा जल के द्वारा भी अपर्दन होता है, लेकिन सर्वाधिक वायु के द्वारा मृदा का अपर्दन होता है। मरुस्थलीय प्रदेश में रेत असंगठित होती है, अतः वायु प्रवाह के साथ ये स्थानांतरित होती रहती है। वायु के द्वारा पर्वतीय घाटियों में भी टकराव होता है, किंतु वह प्रभावशाली नहीं है। वायु मात्र अपर्दन का ही कारक नहीं है, अपितु निक्षेप के भी यानी कि साधन माने जाते हैं। तो वायु से मृदा का अपर्दन होता है। पश्चिमी मरुस्थलीय विस्तार अधिक होने की वजह से यहाँ गर्मियों के मौसम के अंदर यानी लंबे समय तक, महीने 2 महीने तक यानी कि पश्चिमी हवाएं चलती है, आंधियाँ चलती है, जिसके कारण इस मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार होता है और वायु के द्वारा
मृदा का अपरदन होता रहता है। इसके साथ साथ जो बालू का स्तूप है, टीले हैं, बालू के धोरे हैं, उनका भी स्थानांतरण होता है और निक्षेप भी होता है। पर्वतीय ढालों पर वर्षा का यानी कि जल तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो वह अपने साथ मृदा को बहाकर ले जाता है और अरावली व अन्य छोटी श्रेणियों की ढालों की नंगी चट्टानें और कंकरीली भूमि इसके प्रमाण है, जिससे जल के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। तो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली जो छोटी छोटी नदियों हैं या उनकी धाराएं हैं, उनके द्वारा भी मिट्टी का कटाव होता है, अपरदन होता है और कंकरीली भूमि का निर्माण हो जाता है। नदियाँ और उसमें गिरने वाले छोटे छोटे नालों के द्वारा भूमि का कटाव होता है। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई बीहड़ से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। हजारों हेक्टेयर भूमि है वो बीहड़ के द्वारा नष्ट हो गई है। तो मित्रों, राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी का बेसिन क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादातर अवनालिकाओं के द्वारा अपरदन होता है और अवनालिकाओं के द्वारा होने वाले अपरदन की वजह से चंबल बेसिन के धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली जिलों के अंदर पूरा बीहड़ क्षेत्र विकसित हो गया है। इसीलिए धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों के अंदर राजस्थान में बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ अत्यधिक नालियाँ और खड्डों से युक्त भूमि का अपरदन हो चुका है, जिसे अपन अवनालिकाएँ अपरदन कहते हैं। इस अवनालिकाएँ अपरदन क्षेत्र को बीहड़ क्षेत्र या डांग क्षेत्र या इनको खंबात क्षेत्र के नाम से भी यानी उत्खात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विगत अनेक शताब्दियों से भूमि का उपयोग कृषि हेतु किया जा रहा है और कृषि के अवैज्ञानिक तरीके से भी भूमि अपरदन में वृद्धि होती है। तो जल के अलावा कृषि के अवैज्ञानिक तरीकों से होने के कारण भी भूमि है वो क्षारीय या लवणीय हो जाती है, अपरदन में वृद्धि होती है। अनियंत्रित पशुचारण भी भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो मित्रों, जल अपरदन के साथ साथ अनियंत्रित पशुचारण है वो भी राजस्थान में भूमि अपरदन के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण माना जाता है। विशेषकर भेड़ चारण में, जिसमें हजारों संख्याओं में भेड़ के रेवड़े न केवल वनस्पति को अपितु पेड़ों के खुर से भूमि को भी नष्ट कर देते हैं। तो इस अनियंत्रित पशुचारण से वहाँ की यानी कि वनस्पति भी नष्ट हो जाती है और साथ साथ भूमि भी कठोर और बंजर होने लगती है। वनों के निरंतर हो रहे विनाश से भी भूमि अपरदन में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें भूमि को संगठित रखती है और अरावली की पहाड़ियों में आज भी ये एक गंभीर समस्या बनी हुई है। तो मित्रों, राजस्थान में कुल अभिलेखित वन का प्रतिशत देखें तो राज्य में 9.57% है, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अभिलेखित वन का जो प्रतिशत है वो 9.57% है, जो बिल्कुल कम है। और इस हिसाब से राजस्थान में वनों का निरंतर जो विनाश हो रहा है वो भूमि अपरदन के लिए यानी जिम्मेवार माना जाता है, प्रमुख कारण भी माना जाता है। खास करके अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो अधिकांश नग्न अवस्था में हैं, जिससे जल के द्वारा भूमि का अपरदन अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वृक्षों की जो जड़ें होती है वो भूमि को संगठित करके बांध के रखती है। लेकिन वृक्षों की कटाई होने की वजह से बारिश के मौसम के अंदर पहाड़ी या ढलानी क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि होती है वो कटकर पानी के साथ में बह जाती है। तो ये अरावली क्षेत्र में एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो ये 5-6 ऐसे कारण हैं जो राजस्थान में भूमि अपरदन के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं। राजस्थान में वायु मृदा अपरदन से जो प्रभावित क्षेत्र है, सर्वाधिक जो वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है वो है बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर,
जिले और इसके समीपवर्ती क्षेत्र शामिल है। इनका स्पष्ट प्रभाव मरुस्थलीकरण और मरुस्थल विस्तार पर भी होता है। तो ज़्यादातर राजस्थान में जो वायु मृदा अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र इन मरुस्थलीय जिलों पर पड़ता है और इससे मरुस्थलीकरण का भी विस्तार होता है। इन प्रदेशों में वनस्पति का अभाव होना भी इसे तीव्रता प्रदान करता है और यह वनस्पति कम है जिससे वायु का अपर्दन और तीव्र हो जाता है। दूसरी ओर जल के द्वारा मृदा अपर्दन से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो चंबल का प्रदेश है। इसमें धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में बीहड़ के निर्माण अधिक हुआ है। हाड़ौती के पठार में भी जल के द्वारा मृदा का अपर्दन प्रभावित है। अरावली के पूर्वी ढालों पर वर्षा काल में तीव्र प्रवाहित जल और नालों से मृदा का अपर्दन निरंतर हो रहा है। राजस्थान में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल के द्वारा मृदा अपर्दन से प्रभावित है। चंबल के अतिरिक्त काली, सिंध, पार्वती, परवन, बनास, मोरेल, गंभीरी और बाणगंगा आदि नदियों से भी मृदा का अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन से एक और जहाँ मृदा का ह्रास होता है वहीं भूमि की उत्पादकता में भी कमी आती है। इसके कारण मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। सूखा और अकाल जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। बाढ़ का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। यही नहीं, जल स्रोतों का जल स्तर भी कम होने लगता है, क्योंकि मित्रों अपर्दन की वजह से जो हमारे जल स्रोत हैं वो भी इन रेत कंकड़ों से भर जाते हैं। मृदा अपर्दन रोकने का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है वो सबसे पहला उपाय है वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण से ही मृदा का अपर्दन है वो कम किया जा सकता है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है जिससे वह संगठित रहती है। वृक्षारोपण वायु और जल दोनों के द्वारा प्रभावित क्षेत्र के लिए प्रभावशाली होता है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार पर्याप्त उपाय कर रही है। यद्यपि अभी आशा अनुरूप सफलता तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण आवश्यक है। फसल चक्र में परिवर्तन, खेती की ढाल के अनुरूप जुताई न करके यानी ढलवा भूमि पर प्रतिबंध लगा करके या जल प्रवाह को नियंत्रित करके या नियंत्रित पशुचारण आदि उपाय करके मृदा अपर्दन की गति को कम किया जा सकता है या नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये ऐसे उपाय है, वृक्षारोपण करना है या जो फसल चक्र में परिवर्तन करके ढाल के अनुरूप खेती नहीं कर रहे हैं तो उन पर रोक लगाना है, फसल चक्र अपनाना है। जैसे यानी कि खेत का ढाल है उसके अनुसार मेड़ बना करके समोच्च रेखीय खेती करना है, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाना है और जल प्रवाह को नियंत्रित करना है, जिससे मृदा अपर्दन है वो कम किया जा सकता है। मृदा अपर्दन के साथ अलावा दूसरी जो राजस्थान की मृदा की समस्या है वो है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी की समस्या। राजस्थान की भूमि में लवणीयता और क्षारीयता प्रमुख समस्या बनी हुई है, जिसके कारण भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और भूमि अनुपयोगी हो जाती है। मुख्य रूप से इस समस्या के कुछ कारण रहे हैं जिससे भूमि क्षारीय और लवणीय हो जाती है। इसमें मृदा में उपस्थित लवणों का सतह पर जम जाना, मृदा में जो उपस्थित यानी कि लवण हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम मैग्नीसाइड है, इनका सतह के ऊपर जम जाना, जिससे भी भूमि है वो क्षारीय या लवणीय हो जाती है। कुओं में पानी की सतह ऊंचा हो जाना, ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाना, पानी का जमाव होने से लवण का ऊपर आ जाना और अधिक सिंचाई से भूमि के नीचे जो लवणों का सतह पर आ जाना और कुओं का पानी खारे होने से सतह पर नमक की परत जम जाना और
पानी के ठहराव के कारण। तो मित्रों कहीं न कहीं इसमें जो ज़्यादा कारण रहे हैं वो है ज़मीन के अंदर, मृदा के अंदर जो लवणीय यानी तत्व है, जो लवण है वो यानी सतह के ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी को लवणीयता और क्षारीयता में बदल देते हैं। इसके लिए ज़्यादा अति सिंचाई होना, पानी का भराव होना, जल भराव होना या वो ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आना, पानी का ठहराव आना, ये ऐसे कारण है। राजस्थान में जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, नागौर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही, अलवर, चित्तौड़गढ़ जिलों में ये समस्या ज़्यादा है। संपूर्ण राज्य में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि लवणीय एवं क्षारीयता से प्रभावित है। इसके उपचार के लिए जिप्सम का प्रयोग, गोबर खाद का प्रयोग उत्तम होता है। जो गेहूँ, गन्ना, कपास जैसी फसलें खार सहन करने में सक्षम होती है, इन्हें भी बोना उत्तम रहता है। और इस प्रमुख समस्याओं के अतिरिक्त वर्तमान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर में सेम की समस्या भी गंभीर रूप ले चुकी है। तो ये इंदिरा गांधी नहर का वह सिंचित क्षेत्र है जहां पानी जमा हो गया है और जल स्तर उच्च हो जाने से सूखता नहीं है। इससे कृषि भूमि समाप्त होती जा रही है, यहाँ तक कि अनेक बस्तियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण भूमि की उर्वरकता में कमी, खरपतवार की समस्या भी अनेक क्षेत्रों में गंभीर है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था है जो काजरी है, वो इस दिशा में निरंतर अनुसंधान कर रही है। इस प्रकार चंबल और अरावली प्रदेशों तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में भू संरक्षण हेतु अनेक कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। इस प्रकार बंजर भूमि विकास जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। राज्य में 105 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर है, जो भारत की बंजर भूमि का 16.55% है। यानी राजस्थान में जो बंजर भूमि है वो भारत की कुल बंजर भूमि का 16.55% है। इसके विकास के लिए 2004-6 में 21 और 6-7 में 22 परियोजना स्वीकृत की गई है। तो मित्रों श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के अंदर सेम की समस्या बनी हुई है। सेम की समस्या का मतलब है कि जहाँ इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र है, सिंचाई क्षेत्र है, वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है, भू जल स्तर है, वो इतना ऊपर आ गया है कि वो यानी कि पूरा भाग दलदली जैसा हो गया है और उस दलदली क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार की कृषि नहीं होती है। खरपतवार अधिक होते हैं, बड़े बड़े मच्छर पनपते हैं। ऐसी यानी कि जो भूमि है उसको अपन सेम की समस्या के नाम से जाना जाता है, जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में अधिक है।